हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर वीडियो सीरीज। ये जो वीडियो सीरीज मैं अपलोड किया था पहले भी, ये आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बेसिक बायो पूछी जाती है उसकी वीडियो सीरीज है। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका था। जो जिन लोगों का पहला लेक्चर है उनको मैं रिमाइंड करवा दूं। पहला लेक्चर था आपका सेल, सेकंड लेक्चर था आपका एनिमल टिश्यू और थर्ड लेक्चर था आपका क्लासिफिकेशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्लड डिजीज और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पेज पे भी शेयर किए थे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कर देते हैं तो इनमें से कई सारे सवाल आपके बन जाएंगे बायो के। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लड डिजीज और हार्मोन्स, ये 2-3 टॉपिक को लेकर। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। देखिए, ब्लड हिंदी में से कहा जाता है रक्त या लहू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या कनेक्टिव टिश्यू और भी होता है? बिल्कुल होता है। बोन, कार्टिलेज, कई सारे कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ऐसा कौन सा टिश्यू जो फ्लो करता है तो वो है ब्लड। दूसरी बात, ऐसा कौन सा टिश्यू जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी में, वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा मीडियम आपकी बॉडी में है ब्लड। और ब्लड आपके आर्टरीज वेन्स में बहता है। खैर ये बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएं कि क्या सभी में ब्लड पाया जाता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु दुनिया में है, क्या सभी में ब्लड होता है? नहीं, सभी में ब्लड नहीं होगा। सीधी सी बात है, सिंगल सेलुलर कोई है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनमें ब्लड नहीं पाया जाएगा। मल्टी सेलुलर कोई भी है तो उसमें ब्लड होगा। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो ब्लड पाया जाता है वो पाया जाता है मैमल्स में। मैमल्स यानी कि हम ह्यूमंस में। यहाँ पे जो आपके एग्जाम के हिसाब से टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव ब्लड। इसके ब्लड की बात करें, ह्यूमंस के ब्लड की, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव ब्लड। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि ब्लड, ठीक है आप समझ चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लड कितना होता है बॉडी में? सबसे पहली बात ये होता है 7% ऑफ योर बॉडी वेट, ऑफ योर बॉडी वेट। आपका जो भी वजन है, उसका 7% लगभग पाया जाता है आपका ब्लड। लगभग ऑन एन एवरेज इतना है, हल्का फुल्का ही वैरी कर सकता है। तो जो भी आपका वेट है उसका 7% आप निकालेंगे तो आप ब्लड निकाल लेंगे अपनी बॉडी का। ठीक है, अगर आप केजी में बात करते हैं तो 5 to 6 kg अराउंड। ठीक है, अगर एडल्ट मेल में ब्लड की बात की जाए, व्यस्क नर में जो 18 ईयर्स से ऊपर है, एडल्ट मेल में ऑन एन एवरेज ब्लड जो पाया जाता है वो होता है 5 to 6 लीटर। एडल्ट मेल में ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। और एडल्ट फीमेल में जो ब्लड पाया जाता है वो होता है आपका 4 to 5 लीटर ब्लड। ये इस तरीके से। ठीक है, तो कंपैरेटिवली फीमेल में 1 से 1.5 लीटर ब्लड कम होता है मेल की कंपैरिजन में। अब एक सवाल है मेरा आपसे, मान लीजिए एक सिचुएशन है कि आप हॉस्पिटल में घूमने, और हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई रिलेटिव आपको मिल गया जिसको आपको ब्लड देना है। ठीक है, आपका और उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच करता है। डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप अपना ब्लड दे दें। आप टेंशन में आ जाएंगे, नो डाउट। अगर आप टेंशन में नहीं आएंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अमूमन सभी लोग, ज्यादातर लोग टेंशन में आ जाएंगे कि ब्लड देना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन ये होती है कि वहां पे कोई फीमेल आती है कहीं से घूमते हुए और उनका ब्लड भी मैच करता है पेशेंट के साथ। अब डॉक्टर के पास 2 विकल्प है, या तो वो आपका ब्लड ले ले या फिर उस फीमेल का या उस गर्ल का ब्लड ले ले। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो किसका ब्लड लेगा? वो ब्लड लेगा मेल का। मेल का ब्लड वो लेगा। ज्यादातर लोग आपसे से ये सोच रहे होंगे कि मेल का ब्लड वो इसलिए लेगा क्योंकि मेल का ब्लड है ज्यादा। नहीं, ज्यादा कम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो आपको पता होगा 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है, और 1 यूनिट में ब्लड कितना होता है? 350 से 500 ml के बीच। 500 ml से ज्यादा ब्लड एक बार में नहीं निकालेगा डॉक्टर आपसे। ठीक है, या जो भी आपका ब्लड ले रहा है वो 1 यूनिट ब्लड लेगा और उसके बाद 3 to 5 months का आपको टाइम देगा। वैसे अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन में आपका पूरा ब्लड रिकवर हो जाता है, लेकिन एसेंशियल कंपोनेंट आने में 3 to 4 month लगते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको इतना टाइम देता है। तो साल में आप अगर 1, 2 या 3 बार ब्लड डोनेट करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे हिसाब से कम 1 बार आप ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि देखो इसके कई रीजन है। साइंटिफिक रीजन के अगर हिसाब से बात करो, बायोलॉजी के हिसाब से, तो आपकी बॉडी में जो बेकार ब्लड है, जो वेस्ट ब्लड है, वो रिमूव हो गया और दोबारा जो ब्लड बनेगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, दूसरा आध्यात्मिक रीजन ये है कि आपको अच्छा फील होगा ब्लड देके। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, यू विल फील गुड आफ्टर डोनेटिंग इट। तीसरी बात है कि आपको कुछ ना कुछ चीज जैसे फ्रूटी या कोई एप्पल वगैरह खाने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ब्लड डोनेट जरूर करें। मैंने भी किया था, आप भी करें। मेरा हर स्टूडेंट ब्लड डोनेट जरूर करेगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मेल का ब्लड क्यों लिया। मेल का ब्लड इसलिए लिया जाता है, मेल का ब्लड इसलिए नहीं लिया गया कि वो ज्यादा है, मेल का ब्लड इसलिए लिया गया क्योंकि उसमें एसेंशियल कंपोनेंट सही मात्रा में हीमोग्लोबिन, आयरन वगैरह जो भी चीजें हैं उसकी सही मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है। फीमेल के ब्लड में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 80% फीमेल एनीमिक है और उनका ब्लड प्रेफर नहीं करेंगे डॉक्टर। ठीक है। अब मान लीजिए मेल आपकी तरह कि सर अभी डॉक्टर वैसे कहते हैं कि सर अभी ऐसे आ रहा हूँ, 1 मिनट काम है, और ऐसे आप चकमा लेके वहां से भाग गए, तो फिर वो फीमेल का ब्लड भी ले लेगा। फीमेल का ब्लड जहरीला नहीं है, ऐसा नहीं कि फीमेल का ब्लड चलाने से उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर ऑप्शन है तो हम चुनेंगे मेल को क्योंकि मेल अच्छा है। अरे हाँ है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू बताया ब्लड के बारे में। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। क्या कभी आपने चाय पी है? अरे क्या कभी आपने कॉफी या चाय पी है? अगर कॉफी या चाय आप पिएंगे तो आपको पता होगा उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसको बनाने के लिए। जैसे कॉफी की बात करूं तो आपको वाटर डालना पड़ेगा, मिल्क डालना पड़ेगा, कॉफी बीन्स डालने पड़ेंगे उसमें। वैसे अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड में कई इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड को बनाती है। ब्लड को 2 मेन चीजें बनाती है, एक तो प्लाज्मा और एक आपके ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल, और आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सॉरी, और आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज है प्लाज्मा। फर्स्ट कंपोनेंट जो इसे तैयार करता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट जो ब्लड में पाया जाता है वो होते हैं आपके ब्लड सेल, रक्त कोशिका या रक्त कोशिका या रुधिर कोशिका भी आप इसे कह सकते हैं। कितना कॉम्पोजिशन है देखिए। कॉम्पोजिशन जो प्लाज्मा का है वो है आपका 55% प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का, और 45% जो पाया जाता है वो होता है आपके ब्लड सेल। ठीक है। देखिए अब कई लोग कहेंगे 60% होता है, 65% होता है, मैंने तो उस ग्रुप में पढ़ा था। ये डाटा जो है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी ही हम फॉलो करेंगे एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, तो ये होता है 45%, ये होता है सॉरी ये 55%, ये 45%। ठीक है। प्लाज्मा 2 इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पाई जाती है वो होता है पानी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसे बनाती है वो होते हैं आपके प्रोटीन्स। ठीक है। अब पानी कितना होता है? पानी 90% होता है इसमें, और 10% नियरली आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। ब्लड होते हैं 3, कौन कौन से? सबसे पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा और आखिरी होते हैं आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स या फिर इनको रक्त बिंबाणु भी आप कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से है। तो देखिए सबसे पहली बात, एक बेसिक सा ओवरव्यू आप ये याद रखें कि आरबीसी सबसे ज्यादा होता है ब्लड में। ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके प्लेटलेट, और सबसे कम होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अगर आप बात करें, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ब्लड के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा कितना होता है आपका? 55%। ब्लड सेल कितना होता है? 45%। ब्लड सेल में 3 चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी सबसे ज्यादा, प्लेटलेट सबसे कम, डब्ल्यूबीसी सबसे कम। ठीक है। इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा ब्लड का पूरा कॉम्पोजिशन क्या है, या ब्लड सेल्स की क्या क्या फंक्शन, स्ट्रक्चर, इनको डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट होता है। मुझे एक बात बताएं, ये तालाब है मान लीजिए और ये मछली है, तो मछली तालाब में तैरती है कि तालाब मछली में तैरता है? सीधी सी बात है, मछली तालाब में तैरेगी, तो ये सॉलिड कंपोनेंट है, और ये है आपका तालाब, तो ये इसमें फ्लो करेगा। यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, किसको? ब्लड को। ठीक है। प्लाज्मा का एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मेनली इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन और वाटर। प्रोटीन अलग अलग रहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, इनको डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पानी। पानी क्या करता है? देखिए, वाटर इंपॉर्टेंट है, आप सुनते होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जल ही जीवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी बातें वाटर से रिलेटेड। वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाटर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या वाटर में एनर्जी होती है? इस सवाल का जवाब ये है, बिल्कुल होती है, और वाटर से हमें एनर्जी मिल जाती है। हम उसे जब पी लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? वाटर से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
वाटर से एनर्जी नहीं मिलेगी, वाटर में एनर्जी है नो डाउट, लेकिन हम इससे एनर्जी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मशीनरी नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल, वाटर में ऑक्सीजन होती है? आप कहेंगे बिल्कुल होती है, ऑक्सीजन होती है, हम सभी को पता है पानी में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो फिर जब हम पीते हैं या जब हम इसमें डूबते हैं, हम कहीं पे गिर गए मान लीजिए पानी में डूबते हैं, तो फिर हम मर भी जाते हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब यह है कि इसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन हम इसमें से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है, हमारे पास लंग्स है, हम फ्री ऑक्सीजन ले सकते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि पानी ना ही हमें ऑक्सीजन दे रहा है, पानी ना ही हमें एनर्जी दे रहा है, तो फिर पी क्यों रहे हैं इसे हम पी इसलिए रहे हैं क्योंकि वाटर अगर आप नहीं लेंगे तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट का। इसके अलावा वाटर आपके बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए पानी इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक ओवरव्यू बताया मैंने आपको ब्लड का, कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ कि क्या आप सभी में हड्डियां हैं? बिल्कुल, आपका जवाब है बिल्कुल हड्डियां। और कितनी हड्डियां होंगी? 206, ठीक है। इन 206 हड्डियों को कई तरीके से डिवाइड किया गया पढ़ने के हिसाब से, खैर वो हम स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि हड्डियां क्या करती हैं, हड्डियों का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो आप में से कई लोगों का जवाब आएगा कि सर हड्डियां जो है हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हड्डियां जो है हमें हमारी बॉडी को एक शेप साइज देती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। ये बिल्कुल सही है, ये सारे जवाब बिल्कुल सही है कि हड्डियां आपको मूवमेंट में हेल्प कर रही है, हड्डियां आपको शेप साइज दे रही है, हड्डियां आपको प्रोटेक्शन दे रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इससे अलग हड्डियां कुछ और करती हैं? बिल्कुल करती है। हड्डियों का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन और है कि इसमें ब्लड बनता है। इसमें किसका निर्माण होता है? रक्त का, ठीक है। तो देखिए रक्त कहाँ बनता है आप याद रखें। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, देखो जैसे ये एक हड्डी आपकी, तो हड्डी बिल्कुल बीच में से खोखली रहती है और एक खोखला जो पार्ट रहता है हॉलो स्पेस, इसको कहा जाता है बोन मैरो, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा वो पार्ट है जहाँ पे बनता है ब्लड, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो आप जवाब देंगे बोन मैरो में। कोई अगर आपसे पूछे कि ब्लड कहाँ बनता है और बोन मैरो ऑप्शन में ना हो, तो फिर जवाब हो जाएगा आपका लॉन्ग बोन। जो भी लंबी हड्डियां आपकी वहीं पे आपका ब्लड बनेगा। छोटी हड्डियों में ब्लड इसलिए नहीं बनता कि छोटी हड्डियों में बोन मैरो नहीं मिलेगा आपको, नाक कान की हड्डियों में बोन मैरो नहीं मिलेगा। लॉन्ग बोन जो भी आपके फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब इनमें ब्लड बनेगा, ठीक है। तो एक हड्डी में आपसे लेता हूँ, कौन सी हड्डी देंगे? मैं आपसे लेता हूँ फीमर, और इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक हड्डी है आपकी, मान लीजिए ये एक हड्डी है आपकी और ये है फीमर, ठीक है। ये इस तरीके से ये एक बोन है आपकी, ठीक है। अब आप ये याद रखें, हड्डी जो होती है, हड्डी बीच में से होती है खोखली, अभी मैंने बताया था इस तरीके से, ठीक है। और ये जो खोखला पार्ट होता है, ये जो खोखला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं बोन मैरो। इसे कहा जाता है बोन मैरो। हिंदी में अगर आप बात करें तो इसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। ये अस्थि मज्जा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज का? अरे प्रोडक्शन किस चीज का होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ब्लड सेल क्या होता है आपके? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। यही तो ब्लड सेल है, तो क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन हुआ मतलब जन्म हुआ। जैसे आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपका जन्म हुआ किसी भी जगह, मान लीजिए आप में से किसी का जन्म हुआ जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर आपका बर्थ प्लेस हो गया, मतलब आपका जन्म स्थान है। जैसे आपका जन्म स्थान जयपुर है, वैसे ही ब्लड सेल का जन्म स्थान क्या होगा? बोन मैरो। अब देखिए, जन्म लेने के बाद आप थोड़े बड़े हुए, उसके बाद आप स्कूल गए, कॉलेज गए, ये सारी बातें आपने की, ठीक है। आपने ये सब चीजें क्यों की? ताकि आप सीख पाए, ठीक है, ताकि आप चीजों को सीख पाए। तो जैसे आप सीखने के लिए स्कूल गए, वैसे ही ये भी सीखने के लिए कहाँ गए? स्कूल गए। कौन? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल सीखने के लिए गए स्कूल। और स्कूल क्या है इनका? स्कूल है इनका थाइमस। इनका स्कूल होता है थाइमस। थाइमस में ये चले गए। अब सबसे पहली बात है, थाइमस होता क्या है? थाइमस होता है ये आपके रिब्स हैं दोनों तरफ, और बीच में एक मोटी हड्डी पाई जाती है और उसे हम कहते हैं स्टर्नम। ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है बिल्कुल बीच में आपके, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। और स्टर्नम के ठीक पीछे एक छोटा सा ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं थाइमस। थाइमस में सारे के सारे सेल चले जाते हैं। कौन से सेल? ब्लड सेल। और यहाँ पे जाने के बाद इनका क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। तो थाइमस में होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ऑफ व्हाट? मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का मैच्योरेशन हुआ है यहाँ पे। तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि आपके बॉडी में ब्लड कहाँ बन रहा है?
ब्लड बन रहा है बोन मैरो में, बोन मैरो बनने के बाद थाइमस में यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन है, यहाँ पे सारे चले गए और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मैच्योरेशन किया किस चीज का मैच्योरेशन किया, खुद का मैच्योरेशन किया कि इनको क्या करना है आगे जाके, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाके सीखते हैं वैसे यहाँ पे जाके सीख रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, आप स्कूल चले गए, कॉलेज गए, आप यहाँ आ गए, यहाँ सारी चीजें सीखी आपने, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने नॉलेज इतने सालों में अटेन की है या आपने ली है इतने सालों में, उसको आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कहाँ करेंगे, आप अप्लाई करेंगे बॉडी में। तो जैसे आप बॉडी में अप्लाई करेंगे वैसे ये भी ब्लड सेल अपना काम सीखने के बाद इसको अप्लाई करेंगे कहाँ, बॉडी में, ठीक है। सॉरी, हम अप्लाई करेंगे लाइफ में, तो ये अप्लाई करेंगे कहाँ, बॉडी में, ठीक है। हम जो भी काम अपने सीखा है हमने इतने सालों में उसको करेंगे लाइफ में, तो ये उस काम को करेंगे कहाँ, बॉडी में। ये इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगी, आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अलग अलग पोस्ट पे, सभी आप अच्छी पोस्ट पे हैं, तो जॉब लगने के बाद क्या होगा, आप खूब सारा आपकी रेस्पेक्ट होगी, फिर आप पैसा कमाएंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर और पैसे कमाएंगे, फिर प्रमोशन होगा, फिर और पैसे कमाएंगे, और इस तरीके से कहीं प्रमोशन हुआ और बहुत सारा पैसा आप कमाए, बहुत सारी इज्जत आपने कमाई, और उसके बाद आप हो गए रिटायर। रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आप, कई लोग जैसे क्लास में कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुल्लू मनाली घूमने जाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मरेंगे नहीं? अरे क्या आप मरेंगे नहीं? तो एक एज के बाद आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये कंफर्म है कि आपकी डेथ जरूर होगी एक एज के बाद। तो जैसे आपकी डेथ होगी, जैसे हमारी डेथ हो जाती है, वैसे ब्लड सेल की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ होती है स्प्लीन में। इनकी डेथ क्या होती है, स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। तो प्लीहा में जाके इनकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई, ब्लड सेल की। और प्लीहा मैंने आपको बताया था, प्लीहा पाया था स्टमक के नीचे, स्टमक के नीचे पाया था प्लीहा। अरे हाँ या ना, ये गलत है, क्योंकि स्टमक जो है यहाँ नहीं होता, स्टमक होता है यहाँ तो होता है लीवर। मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए, ठीक है। तो स्प्लीन में जाके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, ब्लड सेल की। तो इसको, इसका फेमस नाम है, इसको ऐसे कह सकते हैं, डेथ ऑफ ब्लड सेल। डेथ ऑफ ब्लड सेल मतलब डेथ ऑफ आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनके यहाँ पे क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। अब स्प्लीन में इनकी डेथ हो जाती है, इसके स्प्लीन के दो फेमस नाम है, अदर नेम। दो फेमस नाम इसके क्या है, सबसे पहला इसका नाम है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का इसे ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहा जाता है इसको, आरबीसी का। और दूसरा फेमस नाम जो इसका है वो है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ व्हाट, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो बॉडी का क्या है, ये ब्लड बैंक है। कोई अगर आपसे पूछे कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपका स्प्लीन, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की डेथ हो जाती है जाके। दूसरा बात, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में हम ब्लड बैंक